नमस्कार। जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त के 30वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन और प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों के बारे में। हमारे साथ हैं लखनऊ से जाने माने वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश अरोरा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश अरोरा के बारे में हम अपने दर्शकों को कुछ जानकारी दे दें। डॉक्टर राजेश ने लखनऊ के केजीएमयू से एमबीबीएस और जनरल सर्जरी में एमएस की डिग्री ली। जिपमेर पांडिचेरी से आपने एमसीएच के साथ यूरो सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी का कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड ट्रांसप्लांटेशन अहमदाबाद में आप 1998 से 2000 तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 15 वर्षों से अधिक समय तक आप लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष भी रहे। अब आप स्वयं के चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। आप अब तक 10,000 से अधिक इंडोस्कोपिक एंड लेजर स्टोन सर्जरी और 5,000 से ऊपर प्रोस्टेट सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब गुर्दे की पथरी से अधिकांश लोग पीड़ित होने लगे हैं और कहा जाता है कि गुर्दे की पथरी काफी घातक होती है और इसके दर्द भी, जो भी इसका दर्द उठता है, बड़ा असहनीय होता है। तो सर ये बताइए कि क्या होती है गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन, और ये स्टोन कितने प्रकार के होते हैं और पथरी बनने की प्रारंभिक प्रक्रिया कैसे आरंभ होती है कि ये इतनी बड़ी हो जाती है कि आसानी से निकलती ही नहीं और हमें पता भी नहीं चलता है। जी देखिए, ऐसा है कि गुर्दे की पथरी सबसे जो कॉमन कारण है जी, वो जो बहुत गर्मी में, जैसे कि हम लोग के नॉर्थ इंडिया में या इवन साउथ इंडिया में भी जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है जी, तो उस समय डिहाइड्रेशन होता है और लोग उस हिसाब से पानी नहीं पीते हैं। तो जब पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा यूरिन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। अब यूरिन में क्या होता है, कुछ वेस्ट सॉल्ट निकलते हैं, कुछ मिनरल्स निकलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम, यूरिक एसिड और तरह तरह के उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वो जब हाइपर सैचुरेट हो जाते हैं कम पानी पीने से तो छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। तो वो क्रिस्टल शुरू में किडनी के से, अगर आदमी पानी ज्यादा पीता रहता है तो क्रिस्टल वॉश आउट हो जाते हैं। बट अगर पानी कम पिएगा या डिहाइड्रेटेड रहेगा तो वो क्रिस्टल धीरे धीरे किडनी में ही रह जाते हैं और फिर वो आपस में यूनाइट कर जाते हैं और धीरे धीरे वो पथरी का रूप ले लेते हैं। और कुछ कारण और भी होते हैं, जेनेटिक कारण भी होते हैं, कुछ ब्लड में, कुछ ये बाद में काफी रिसर्च हुई है इसमें कि क्यों बनता है, और कुछ लोगों को ही बार बार भी बनता है। जी, वो एक किडनी में बनता है, उसको दूसरी किडनी में भी बनने की संभावना बनी रहती है, या उसने एक बार ऑपरेशन करवा लिया, चाहे किसी भी विधि से ऑपरेशन कराया, चाहे चीरे से ऑपरेशन कराया या उसने दूरबीन से कराया या लेजर से कराया, किसी भी विधि से कराएंगे, अगर उसको टेंडेंसी है तो उसको ये कहा जाता है कि 30 to 40% रिकरेंस के चांसेस होते हैं, मतलब कि दोबारा बनने के चांस होते हैं। 30 to 40% चांस है जी। लेकिन परहेज द्वारा इसका चांस कम करा जा सकता है। तो एक सबसे बड़ा कारण है कम पानी पीना, दूसरा कुछ जेनेटिक होते हैं, तीसरा कुछ ब्लड में, जैसे कई लोगों के यूरिक एसिड बढ़ा रहता है ब्लड में, जी, की वजह से भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल ज्यादा बनते हैं यूरिन में और यूरिक एसिड टाइप का स्टोन बनता है। और कई लोगों के ऑक्सलेट ब्लड में ज्यादा होता है। वो जब ब्लड में ज्यादा होता है तो यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट होता है, उसको हम लोग हाइपर ऑक्जेल्यूरिया कहते हैं। उसमें भी ये ऑक्सलेट जो है यूरिन में कैल्शियम से जाके मिक्स होके कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बना देता है। इसी तरह कई हमारी जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है
क्या जी इससे भी स्टोन की संभावना बढ़ जाती है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों को ओबेसिटी ज्यादा है या मोटापा ज्यादा है, या जो लोग पानी कम पीते हैं, दूसरा जो लोग जंक फूड और फास्ट फूड आजकल ज्यादा चलन चला हुआ है, तो ये जी देखा गया है कि आजकल बच्चों में भी स्टोन बन रहे हैं। और जब से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी सन 98 से, और आज 2021 हो गया, पिछले 20-22 साल में मैंने देखा कि बच्चों में स्टोन का इंसिडेंस लगभग 5 गुना बढ़ गया है। जो जी पहले हम 15-16 साल के बाद ही स्टोन बनना देखते थे, या 18-20 साल के बाद उम्र के बाद बनना देखते थे, आज हम देख रहे हैं 12 साल का बच्चा आ रहा है, 8 साल का बच्चा आ रहा है, उसको भी स्टोन बन रहा है। तो एक कारण तो है ही जंक फूड और फास्ट फूड, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज और वाटर इनटेक तो है ही। सर, एक ठीक है। भ्रांति है, एक कहा जाता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ज्यादा दूध पीने से, ताकि उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, और मसालेदार खाना खाने से भी किडनी में स्टोन की संभावना हो जाती है। ये कितना सही है या केवल भ्रांति ही है? नहीं, ये भ्रांति है। एक्चुअल में क्या है, इस पे रिसर्च हुई कि मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क में कैल्शियम ज्यादा होता है, तो उससे कैल्शियम जो है, कैल्शियम स्टोन ज्यादा बनेंगे। बट ऐसा जी नहीं होता है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम जब देखा गया, रिसर्च करी गई, जिनका कैल्शियम कम कर दिया गया, वो जो नॉर्मल से कम कैल्शियम खा रहे थे, उसमें क्या हुआ, उनको ऑक्सलेट स्टोन ज्यादा बनने लगे। जी इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम खाना चाहिए, वो जब इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होता है नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, तो वो यूरिन में, वो किडनी में जाके कैल्शियम और ऑक्सलेट, उसको नहीं, इंटेस्टीन में ही वो कैल्शियम जो है ऑक्सलेट को कंबाइन कर जाता है, और उस स्टूल के रास्ते से वो कैल्शियम ऑक्सलेट मिक्स होके ले। कहने का मतलब यह है कि अगर कैल्शियम खाते रहेंगे तो वो ऑक्सलेट को यूरिन में नहीं ज्यादा एक्सीट होने देगा, वो इंटेस्टाइन में के अंदर ही, आंतों के अंदर ही कैल्शियम ऑक्सलेट का मिक्सचर बन के निकल सर। जाएगा स्टूल जी के रास्ते। जी। तो किडनी के सर। कंक्लूजन ये है कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम खाना चाहिए, बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं। सर, किडनी की पथरी जब बननी शुरू होती है या जी बन जाती है, इतनी कि अब नुकसानदेह होने लग जाएगी, तो इसके प्रारंभिक चेतावनी के कुछ संकेत भी जरूर आते होंगे। तो सर, जी। गुर्दे की पथरी का कुछ क्या चेतावनी के संकेत आते हैं? शरीर के अंदर क्या बदलाव होते हैं? और कब इतना दर्द बढ़ जाता है कि दर्द निवारक दवा भी लेनी पड़ जाती है? जरा इसके बारे में। सबसे क्लासिकल जो कहते हैं हम लोग, सबसे जो प्राइमरी साइन है इसका, जो सिम्टम होता है या पेशेंट को सबसे कॉमन लक्षण है, वो पेन होता है। और पेन जो टिपिकल फ्लैंक पेन कहते हैं, जो साइड में होता है, एक साइड में होता है, पूरे पेट में नहीं इसका पेन होता है कि फ्रंट में बीच में हो रहा है, वो नहीं होता है, साइड में पेन होता है। या तो लेफ्ट साइड में पेन होगा या राइट साइड में होगा, वो आगे आके नीचे की तरफ फिर वो माइग्रेट करता है पेन। तो वो एक क्लासिकल, जिसे हम कहते हैं कॉलिक पेन, यूरेट्रिक कॉलिक कहते हैं। और जी स्पेशली जब ये स्टोन यूरेटर में आ जाते हैं, तब पेन बहुत ज्यादा करते हैं, इसको हम लोग यूरेटर कॉलिक कहते हैं। तो उसमें फिर एकदम से इमरजेंसी टाइप की हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को असहनीय दर्द होता है, और कई बार तो इमरजेंसी में जाके उसको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। और हालांकि इसमें एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है, बट यूजली इंजेक्शन लगाने के बाद 1-2 घंटे में पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो एक तो सर। साइन, एक तो सिम्टम है पेन। दूसरा सिम्टम होता है जब ये यूरेटर में नीचे की तरफ आ जाता है, तो यूरिन में दिक्कतें होती है, या जैसे यूरिन में जलन होना, यूरिन में ब्लड आना, या कभी कभी फीवर आ जाता है पेशेंट को, क्योंकि अगर वो स्टोन यूरेटर में आके किडनी को ब्लॉक कर देता है तो बुखार आ जाता है। और बुखार आना अच्छी चीज नहीं मानते हम लोग। अगर किसी पेशेंट के, स्टोन के पेशेंट में फीवर भी आ रहा है, तो इसका मतलब किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो एक तरह की इमरजेंसी है। तो फीवर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर, दर्शकों के सवाल तो अभी आने शुरू हो गए हैं, और हम लोग आगे इनके सवाल देंगे। जैसे एक दर्शक अभी पूछ रहे थे कि सर, अगर बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है तो क्या ये भी किडनी में स्टोन बना सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जी भी कोई रिलेशन नहीं है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है यूजली 50 साल की उम्र के बाद जेंट्स में या मेल्स में पाया जाता है, क्योंकि जी प्रोस्टेट सिर्फ जेंट्स में ही होता है। और जी स्टोन तो
किसी को भी बन सकता है, जेंट्स है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है। तो पथरी और प्रोस्टेट का कोई आपस में संबंध नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल सर ये कि हम किन चीजों से परहेज करें कि किडनी में पथरी हो ही ना, और अगर हो गई है तब हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए? अक्सर कहा जाता है खट्टा मत खाइए या खाइए इन चीजों का सेवन, तो सर थोड़ा सा ये भी जानकारी दीजिए। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हम लोग जब प्रैक्टिस में पेशेंट देखते हैं तो मरीज का एक ही, ज्यादातर जो पथरी के मरीज होते हैं उनका सबसे जरूरी सवाल, उनके हिसाब से सबसे जरूरी सवाल होता है कि भाई परहेज बताइए डॉक्टर साहब, जिसको हो गया है दोबारा ना बने, और जिसको छोटा मोटा स्टोन निकल भी गया दवाई से तो भी आगे क्या परहेज करनी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे जरूरी है कि क्या कम खाना है। कम में यह है कि लो सॉल्ट डाइट, खाने में नमक कम खाएं। इसमें हम लोगों ने जब रिसर्च हुई है इधर, रिसेंट पिछले 10-15 साल में रिसर्च हुई, तो ये देखा गया कि जब खाने में सोडियम आप कम रखते हैं तो वो यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम कर देता है, तो उसकी वजह से स्टोन कम बनते हैं। तो एक तो खाने में नमक कम खाना है, जंक फूड और फास्ट फूड अवॉइड करना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है और कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आजकल इसमें तेल और मसाले जो जिस तरह के डाले जाते हैं उनसे भी काफी पेशेंट को दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट जंक फूड और फास्ट फूड तो इसलिए भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि आगे जाके ब्लड प्रेशर, शुगर और जो हार्ट के मरीज हम लोग ज्यादा देख रहे हैं आजकल, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ जो ऑयल इनमें इस्तेमाल होता है, रिफाइंड ऑयल, दैट इज वेरी डेंजरस। तो जंक फूड फास्ट फूड से बचें। कोल्ड ड्रिंक्स में कोला ड्रिंक्स हम लोग मना करते हैं, पेप्सी, कोको कोला मना है, और उसकी जगह लेमन वाटर रिकमेंड करते हैं, नींबू पानी पी ले, वो ज्यादा अच्छा है। चॉकलेट कम खानी है, कॉफी, चाय, ये 2 कप से ज्यादा बिल्कुल ना लें, क्योंकि ज्यादा चाय और कॉफी पीने से, कैफीन प्रोडक्ट्स लेने से भी स्टोन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा एक मिथ है जी सर, एक सवाल मैं थोड़ा सा और ले रहा हूँ, बीच में आपको बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आपने सॉल्ट की बात की, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर सेंधा नमक जो हमारे यहाँ कहा जाता है या काला नमक यूज कर लीजिए, तो क्या ये नमक का इससे कोई फर्क पड़ेगा कि कम सोडियम जाएगा? हाँ, कहते हैं कि सेंधा नमक में सोडियम कम होता है और वो कम नुकसान करता है, तो इट इज बेटर देन नॉर्मल सॉल्ट। जो सेंधा नमक है वो नॉर्मल सॉल्ट से बेटर है, तो फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए नमक कम खाएं। दूसरा एक मिथ ये है कि बियर पीने से स्टोन नहीं बनते, या स्टोन बन गया है तो निकल जाता है। काफी पेशेंट, इवन कुछ लेडीज भी जिनको स्टोन होता है तो वो भी कंफ्यूज रहती हैं कि क्या बियर पिए, हमने तो आज तक पी नहीं बियर। तो हम उनको कहते हैं सबको मना है, बियर बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं पीना, बियर की जगह नींबू पानी पीना है या सादा पानी पी लीजिए, क्योंकि बियर में जब उस पर भी काफी रिसर्च हुई तो बियर में ऑक्जेलेट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। ये ऑक्जेलेट जब यूरिन में एक्सीट होगा तो वो कैल्शियम के साथ यूनाइट होकर कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन बनाएगा। तो ये बिल्कुल भ्रांति है, मिथ है कि बियर पीनी चाहिए, बियर बिल्कुल भी ना लें। और दूसरा, नॉन वेज डाइट पे हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं, मांसाहारी भोजन से बचे, क्योंकि नॉन वेज में स्पेशली जो रेड मीट है इसमें यूरिक एसिड और ऑक्जेलेट काफी ज्यादा होता है, तो वो भी स्टोन बनाता है। तो रेड मीट हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं। हाँ, व्हाइट मीट को थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं। दूसरा, एक लोग पूछते हैं कि टमाटर, पालक, हरी सब्जियां खाएं या ना खाएं, इस पे भी रिसर्च हुई है। हम लोग कहते हैं नॉर्मल मात्रा में खा लीजिए, बहुत एक्सेस ना खाइए। नॉर्मल अमाउंट में आप टमाटर भी खा सकते हैं, थोड़ी बहुत हरी सब्जी भी खा सकते हैं, एक्सेस नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। टमाटर भी थोड़ी बहुत मात्रा में खा सकते हैं, नॉर्मल अमाउंट में, सामान्य मात्रा में दूध, दही, पनीर ले सकते हैं। एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्ट्स, कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खोए की मिठाई खा रहे हैं, तो वो एक्सेस मिल्क प्रोडक्ट की चीजें अवॉइड करनी है। लेकिन जो नॉर्मल की, जैसे 1 गिलास दूध पीते हैं, 1 कटोरी दही खाते हैं, थोड़ा बहुत पनीर खा लिया, तो वो इतना अलाउड है। अब जो हम लोग मना करते हैं कि ये तो मना करने वाली चीजें हैं या कम करने की चीजें हैं, जैसे हमने रेड मीट करा, नमक कम खा, बियर ना मना किया है, चाय कॉफी कम कहा है। और दूसरी चीज है कि क्या खाना फायदेमंद है, किन चीजों को खाना से पथरी के चांस और कम हो जाएंगे। तो सबसे, इसमें भी रिसर्च हुई है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है वो है लेमन वाटर।
लेमन वाटर में ये देखा गया कि इसमें साइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो जी जब ये रिसर्च हुई तो उसमें जिन लोगों के यूरिन में साइट्रेट ज्यादा एक्सक्रीट होता है वो साइट्रेट क्रिस्टल्स को डिसॉल्व कर देता है। तो इसलिए साइट्रेट वाले फल, चाहे वो संतरा है, मौसमी है या नींबू पानी है, इनको हम लोग बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। आप कितना नींबू, तो जो रिकमेंडेड है वो तो ये है कि 4 से 5 नींबू रोज। अब वो हर आदमी नहीं ले पाता है 4 से 5 नींबू, तो लेकिन हम ये कहते हैं भाई जितनी कोशिश करो, जितना आपको सूट कर रहा है, लेकिन कोशिश करो कि कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी पी लीजिए, चाय की जगह नींबू पानी पी लीजिए, और अगर नींबू पानी नहीं पी सकते तो सादा पानी पीजिए। तो नींबू पानी 4 से 5 लेमन हम लोग डेली रिकमेंड करते हैं स्टोन से बचने के लिए। फिर साइट्रस फ्रूट हमने बोला, नारियल पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल पानी में पोटेशियम होता है, ये भी क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करता है। नारियल पानी, अनानास, ये फायदा करेगा। तो और सभी प्रकार के फल जिसमें फाइबर होते हैं जरूर खाना चाहिए। केले में भी पोटेशियम काफी अच्छा होता है। तो केला, अनानास, नारियल पानी, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। फिर हम लोग विटामिन B6 का ये रोल देखा गया जब रिसर्च हुई कि किन लोगों को दोबारा बनने से रोकने के लिए, मतलब स्टोन को बनने से रोकने के लिए क्या क्या कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया है। तो मार्केट में विटामिन B6 की टैबलेट भी आती हैं, बी लॉन्ग, जो कि हम अपने पेशेंट्स में देते हैं कम से कम 6 महीने तक। जिन लोगों को दिया गया विटामिन B6, उसमें दोबारा स्टोन होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, एक हम कहते हैं रात में सोने से पहले 1-2 गिलास पानी पी लें, जो पथरी वाले मरीज हैं, क्योंकि जी रात में ओवर कंसंट्रेट हो जाता है, आप पानी नहीं पीते 12 घंटे तक, तो रात में सोने से पहले 1-2 गिलास पानी पी लें, तो उससे रात में यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा, तो स्टोन के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, किडनी में जब पथरी हो जाती है तो क्या इससे किडनी के ऊपर भी असर पड़ता है और क्या किडनी खराब भी हो सकती है? दूसरा एक सवाल है कि अगर किडनी में पथरी है तो, और आपने तमाम लक्षण बताए, और अभी किडनी से रिलेटेड कई सवाल भी हमारे सामने आने लग गए हैं। जैसे अभी एक अब्दुल रहमान सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे इनका सवाल जरूर लेंगे क्योंकि हमारे और भी जवाब उसमें शामिल हो जाएंगे जो इनको चाहिए। तो सर, और एक सवाल कि गुर्दे की पथरी जब हो जाती है तो किस तरह के लक्षण दिखने लग जाते हैं, और कब ये गुर्दे की पथरी इतनी खतरनाक हो जाती है कि तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट अब बहुत आवश्यक हो जाता है, ऑपरेशन कराना अनफाउंड में करना पड़ सकता है। तो जब पथरी का पेशेंट सबसे पहले हमारे पास दर्द की वजह से आता है, दर्द होता है या यूरिन में उसको ब्लड आ गया या यूरिन में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम लोग का पहला स्टेप होता है उसका दर्द हम कम करें। जब दर्द में उसका आराम मिल जाता है तो पहला स्टेप होता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में ये सब पूरा आ जाता है दोनों किडनी का, कि इस किडनी, राइट किडनी में स्टोन है कि नहीं, लेफ्ट में है, अगर स्टोन है तो कितने स्टोन है और उनका साइज कितना है। फिर वो अल्ट्रासाउंड वाले ये भी बता देते हैं कि स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है या सिर्फ किडनी लेवल पे है, और कहाँ कहाँ इसमें किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी में स्वेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। जिसे हम लोग स्वेलिंग का मतलब समझ लीजिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस एक वर्ड लिखते हैं वो अल्ट्रासाउंड वाले। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर वो लिख रहे हैं अगर अल्ट्रासाउंड में, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी 3 टाइप की होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखी है तो हम, और स्टोन अगर 7 मिलीमीटर से छोटे हैं, चाहे वो 1 स्टोन है, चाहे 4 स्टोन हो, चाहे 5 स्टोन हो, अगर 7 मिलीमीटर से छोटे स्टोन है तो आप ये मान लीजिए कि इसमें काफी स्टडी हुई है, तो ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 70% चांस है कि ये स्टोन दवाई से निकल सकते हैं। जैसे जैसे स्टोन का साइज बढ़ता है 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर, तो वो यूरेटर में आके फंस जाते हैं, क्योंकि यूरेटर का डायमीटर ही 6-7 मिलीमीटर तक होता है, उससे ज्यादा यूरेटर नहीं चौड़ा हो सकता है। तो जब वो स्टोन यूरेटर में आके फंस जाता है, और अगर स्पेशली वो बड़ा स्टोन है 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर से ऊपर है, तो उसमें फिर हम लोग जो है जनरली अगर देखते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि ये स्टोन किडनी को डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो किडनी को ब्लॉक कर देता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस से हम लोग जज कर लेते हैं ये स्टोन कितना खतरनाक है। तो अल्ट्रासाउंड में ही पता लग जाता है ये स्टोन कितना खतरनाक है। और अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस माइल्ड है तो हम लोग उसको 3 से 4 हफ्ते तक दवाई ट्राई करते हैं, और अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रही है, धीरे धीरे मॉडरेट या सीवियर की तरफ जा रही है, तो उसका जल्दी से ही दूरबीन से या लेजर से उसको निकाल देते हैं ताकि किडनी में डैमेज ना हो पाए। सर,
कितने साइज की पथरी अपने आप और कितने दिन के प्रोसेस में वो निकल जाती है, कितने साइज की पथरी दवा से निकल जाती है जरा। और एक सवाल इसे जुड़ा हुआ और कि सर अगर 5 mm साइज तक की पथरी है, हालांकि आपने अभी जिक्र किया कि 7 mm है तो दवा से निकलेगी, लेकिन अगर 5 mm तक की पथरी है तो क्या ये खुद से भी निकल जाएगी या फिर ऑपरेशन कराने की नौबत आ सकती है? जो पॉसिबिलिटी जो होता है साइज के हिसाब से होता है, तो ये जब देखा गया कि 4 to 6 मिलीमीटर तक की स्टोन की साइज है, तो यूरेटर का डायमीटर जो होता है वो जो किडनी की ट्यूब होती है, यूरेटर जिसे कहते हैं, जहां से वो किडनी का यूरिन फिल्टर होके उस ट्यूब के थ्रू नीचे ब्लैडर में जाता है, तो वो उसका डायमीटर करीब 5-6 मिलीमीटर होता है। और कुछ दवाइयों द्वारा वो यूरेटर का डायमीटर थोड़ा सा डायलेट भी, उसको चौड़ा भी किया जा सकता है 1-2 मिलीमीटर तक दवाइयों से। तो ये देखा गया कि जब 4 to 6 mm तक की पथरी है तो 60% चांस है कि निकल जाएगा, और 4 mm से छोटी है तो और चांस बढ़ जाता है। जितनी छोटी पथरी है उतना ही चांस बेटर हो जाएगा निकलने का। अगर वो 3 mm की पथरी है तो आप ये मान लीजिए 80% चांस है। अगर वो 4 mm की पथरी है तो 70 to 80% चांस। बट जैसे जैसे पथरी का साइज बड़ा होता जाएगा, 7 mm तक 70% चांस है, 8 mm तक 50% चांस है, और 9 और 10 mm में वो चांस घटता घटता 20% चांस रह जाता है निकलने का, अपने आप या दवाई से। तो जितनी बड़ी पथरी उतना ही चांस कम। तो अगर 9-10 mm की पथरी से ज्यादा बड़ी होती है तो ये मान के चलिए संभावना बहुत कम है निकलने की, और 10 mm के तो ऊपर बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है कि वो दवाई से निकलेगी। तो 10 mm के ऊपर तो 100% निकलवा ही लेना चाहिए, चाहे वो लेजर से निकालें चाहे दूरबीन से निकालें। ये मुद्दा इंडिविजुअल पेशेंट और जो सर्जन होता है उसके बीच में डिस्कशन होता है कि हमारे पास ये मेथड अवेलेबल है और हम इस मेथड से आपका निकाल सकते हैं, लेकिन 10 mm के ऊपर तो डेफिनेटली निकाल ही देना चाहिए। सर अगर किडनी में 20 से 25 mm तक की पथरी है तो उसके इलाज की क्या विधि करानी चाहिए जो फायदेमंद हो और वो सक्सेसफुल हो? और इसी से जुड़ा एक सवाल और कि हालांकि अभी आपने जिक्र कर दिया कि 5 mm तक का कैसे निकलेगी, तो मेन हमारा मुख्य सवाल अब यही है कि 20 से 25 mm तक की पथरी के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए कि वो बाहर निकले? देखिए, किडनी के अंदर अभी तक हमने यूरेटर की बात करी थी कि यूरेटर का डायमीटर इतना होता है। अब किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी बड़ी सी यहाँ पे होती है, उसके अंदर काफी स्पेस होता है किडनी के अंदर, तो वो 25 या 40 mm तक की पथरी भी बन सकती है। अच्छा। लेकिन शुरुआत होती है 3 mm 4 mm से। तो जो कई बार हमारे पास अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं पेशेंट की 3-3 mm की एक तरफ है और 4 mm की एक तरफ है, तो इनको जो एनी स्टोन लेस देन 4-5 मिलीमीटर इन द किडनी, और जिसमें किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, किडनी में स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं है, रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, और छोटे छोटे स्टोन, वो सरसों के दाने जितने स्टोन 4 mm के 3 mm के लिख देते हैं अल्ट्रासाउंड वाले, उनको हम लोग कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट स्टोन, जिनका की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और ना ही पेशेंट के लिए कोई खतरा है। उनमें हम लोग दवाई दे देते हैं और दवाइयों से काफी निकलती भी है। तो जो छोटे स्टोन है लेस देन 5 मिलीमीटर वाले, उनमें तो दवाई से ही करते हैं। अब आती है जब ये 6-7 mm 8 mm के ऊपर जब बढ़ते हैं स्टोन, तो 8 mm तक भी हम कोशिश करते हैं शायद दवा से निकल जाएगी, तो 7-8 mm तक भी हम लोग दवाई से शुरू करते हैं। जब ये 10 mm के ऊपर हो जाती है किडनी के अंदर, तो 10 से 15 mm तक एक मेथड है लिथोट्रिप्सी। उसको जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है ESWL। अगर आप YouTube पे चेक करें तो ये इंटरनेशनल मेथड है, मतलब इसकी जो मशीन होती है उसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मशीन कहते हैं। ये मतलब हर कंट्री में ये प्रोसीजर करते हैं, इवन अमेरिका में और यूरोप में पूरे में। और हम लोग के यहाँ जो मशीनें आती हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की, वो भी सब इम्पोर्टेंट मशीन होती हैं और बहुत इफेक्टिव मेथड है और बहुत सेफ है। सेफ क्यों है? इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, स्किन के थ्रू वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की बीम्स निकलती हैं। वो बीम जो है स्किन के थ्रू, पेशेंट मशीन के नीचे लेटा, उसमें से बीम निकली और वो पथरी चूरा हो गई। तो 10 से 15 mm तक के स्टोन उसको आसानी से तोड़ा जाता है, और वो तोड़ के चूरा जब बन जाता है तो वो
पेशेंट को 2 घंटे बाद आप हॉस्पिटल से घर भेज देते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर है, कोई एनेस्थीसिया नहीं देना है, कोई पेन नहीं होता इसमें, बहुत ही आसान, बहुत इजी है पेशेंट के लिए। उसको लगता है यार मशीन में नीचे लेटे हैं और 1 घंटे बाद हमें घर भेज दिया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर पाउडर बन जाती है पथरी, क्योंकि जब हमने शॉक वेव बीम्स लगाई तो वो पाउडर बन गया, और पाउडर धीरे धीरे यूरेटर के रास्ते से यूरिन में मिक्स होके वो पाउडर निकलता रहता है जी। तो ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या ESWL या शॉर्ट में हम लोग लिथोट्रिप्सी कह देते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। हाँ, इसमें क्या होता है, कभी कभी 2-4% में नहीं टूटता है अगर स्टोन हार्ड है, तो स्टोन की हार्डनेस हम लोग जज कर लेते हैं सीटी स्कैन से। सीटी स्कैन में ये जज हो जाता है कि ये स्टोन लिथोट्रिप्सी से टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो अगर हम लोग सीटी स्कैन हर पेशेंट में कराते हैं लिथोट्रिप्सी से पहले, तो उसमें अगर हमें लगता है कि ये लिथोट्रिप्सी लायक नहीं है, तो फिर हम उसका दूसरा मेथड होता है मिनी PCNL, मिनी पर्क। मिनी पर्क में क्या होता है कि छोटा सा होल करते हैं, उसमें जब होल करते हैं किडनी में, तो हमारी दूरबीन, जिसको एंडोस्कोप भी कहते हैं, वो अंदर किडनी के अंदर जाती है और स्टोन को लेजर से टुकड़े करके, सारे टुकड़े उसी समय रिमूव कर देते हैं फॉरसेप्स से, और रिमूव करके पेशेंट के साथ वाले को हम स्टोन दे देते हैं सर्जरी करने के बाद। ये मिनी PCNL एक तरह की सर्जरी है। तो अगर 15 mm से बड़ा स्टोन है तो मिनी PCNL का ऑपरेशन होता है, जो कि बहुत अच्छा ऑपरेशन, बहुत सेफ। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इसमें क्या इसके निगेटिव पॉइंट कह लीजिए कि एक तो पेशेंट को 3 दिन एडमिट रहना पड़ता है, ये अपने आप का एक तरह का ऑपरेशन है। दूसरी चीज, कभी कभी 100-200 मरीज में, मतलब 0.5% पेशेंट में ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपने जब होल कर रहे हैं किडनी के अंदर, किसी पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लड की जरूरत भी पड़ सकती है, जिसके चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा होल साइज जो है, बहुत जो होल करते हैं किडनी में, वो छेद करते हैं, बहुत छोटा होता है। लेकिन सर एक सवाल सर यहाँ पे और उठता है, अक्सर लोगों को ये कहा जाता है, हमने सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कि सर दूरबीन और लेजर विधि से अगर ऑपरेशन कराना है तो एक समस्या आती है कि पथरी के कुछ अंश जरूर अंदर रह जाते हैं। तो इसको बहुत लोगों के दिमाग में है कि ये बहुत सक्सेस तरीका नहीं है। नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। गलत सोचते हैं लोग, क्योंकि हम खुद ही 10,000 से ज्यादा ये केस कर चुके हैं दूरबीन के, एंडोस्कोपी के। तो होता क्या है कि इसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये कि जैसे हमने बताया कि 15 mm से बड़ी पथरी है तो ये PCNL वाला जो होल वाला है, दूरबीन वाला, ये करते हैं। अब यही स्टोन, इसमें लिमिटेशन कुछ नहीं है, 20 mm का भी कर सकते हैं, 25 mm वाला भी कर सकते हैं, और मैंने कहा 40-45 mm तक का भी स्टोन आप इससे कर सकते हैं, छेद वाले से, दूरबीन वाले से। अब क्या होता है, कुछ स्टोन ऐसे आते हैं जिनमें कि 40 mm का स्टोन है और बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन किडनी के हर कोने में फैले हुए हैं जी। उसमें कोशिश पूरी रहती है कि 100% हम क्लियर कर दें, बट बहुत रेयर होता है कि कोई छोटा मोटा पार्टिकल, अगर पेशेंट की सेफ्टी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो हम वो छोटा मोटा पार्टिकल है उसको छोड़ना उचित समझते हैं कि भाई छोटा स्टोन है, बहुत जरा सा पार्टिकल रह गया है और हमारी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमें लग रहा है कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, पेशेंट की जान को खतरा हो जाएगा, तो हम स्टोन को फिर ये कहते हैं ये छोटा सा पार्टिकल है, इसको बाद में हम लिथोट्रिप्सी, जो अभी हमने शॉक वेव मशीन वाला बताया आपको, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, वो 1 महीने बाद उस छोटा स्टोन को हम तोड़ सकते हैं। बट हमारी प्रायोरिटी होती है एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाए, और जनरली 99% पेशेंट में, मतलब अगर हम 100 ऑपरेशन कर रहे हैं इस तरह के, तो 99 पेशेंट में 100% क्लियरेंस हो जाता है स्टोन का। कोई 100 में से इक्का दुक्का पेशेंट है जिसमें कि छोटा मोटा पार्टिकल रह सकता है, तो ये गलत है कि ये उनके दिमाग में गलत बैठा हुआ है कि दूरबीन से रह जाता है। मैंने तो ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनमें चीरा लगा और चीरे के बावजूद भी, जैसे पेरिफेरी में हमारे पास पेशेंट आते हैं, बस्ती, गोंडा, बहराइच, वहां पे इस तरह की एडवांस लेजर और एंडोस्कोपिक सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां मरीज चीरे वाला ऑपरेशन कराता है जनरल सर्जन से। तो चीरे वाले, हमने तो ऐसा भी देखा है, चीरे वाले ऑपरेशन के बाद भी स्टोन रह गया, या चीरे वाले ऑपरेशन के बाद भी 1 साल या 2 साल में दोबारा बन गया। तो ये सब एक सवाल मैं आपको रोकूंगा, चीरे वाले ऑपरेशन की भी आपने बात की,
तो क्या पहले तो चीरे वाला ऑपरेशन होता ही था, क्या जी आज के समय भी चीरे वाले ऑपरेशन का ज्यादा प्रचलन है, या चीरे वाला ऑपरेशन बहुत फायदेमंद है, खासतौर पर उनके लिए जो थोड़ा वीकर सेक्शन के? नहीं, अब हम यही कहेंगे, आज के जमाने में जब जी साइंस हमारी इतनी एडवांस हो गई है, हर चीज में एडवांसमेंट होता जा रहा है, हम जी लोग कंप्यूटर से हर चीज, मार्केटिंग भी कंप्यूटर से करते हैं, चीजें भी हर चीज खरीद लेते हैं, डिजिटल हर चीज हो गई है। तो जी और जो हमारे इसके इक्विपमेंट हैं, जो हमारे दूरबीन और लेजर के, वो बहुत एडवांस हो गए हैं, और हमारे रिजल्ट भी बेटर बेटर होते जा रहे हैं। इवन जो कम एक्सपीरियंस वाले सर्जन है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चीरे वाला ऑपरेशन धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया है। और आज की डेट में अगर हम कहें आपको कानपुर जाना है लखनऊ से, तो कोई भी नहीं कहेगा मैं बैलगाड़ी से जाना पसंद करूंगा, हर आदमी कहेगा मुझे कार से जाना है, ताकि जी मैं आधे घंटे में, 1 घंटे में पहुंच जाऊं। इसी तरह से दूरबीन वाला ऑपरेशन है, बहुत आसान होता है, कोई चीरा नहीं लगता है, एक जरा सा छेद होता है, तीसरे दिन घर चला जाता है, 1 हफ्ते बाद अपना काम कर लेता है। अब चीरे वाले ऑपरेशन के नुकसान क्या है? ब्लीडिंग के चांस ज्यादा होते हैं चीरे वाले ऑपरेशन में, रिस्क ज्यादा होता है, इतना लंबा निशान पड़ जाता है जिंदगी भर के लिए। तीसरी चीज, खर्चा उतना ही आता है। तो जी वो लोग ये कहते हैं कि चीरे वाले में ऑपरेशन में कम खर्चा आता है, तो मैं ये आपको बता दूं कि चीरे वाले में भी खर्चा उतना ही आता है, क्योंकि चीरे वाले ऑपरेशन करने में टाइम ज्यादा लगता है। पहले आप पेट खोलोगे, फिर अंदर वो सब ढूंढोगे, पथरी निकालोगे, फिर पेट बंद करोगे। और छेद वाले में क्या है, ना पेट खोलना ना पेट बंद करना, आप गए दूरबीन लेके, आपने स्टोन निकाला, ऑपरेशन खत्म। तो इसलिए जो है खर्चा कम आता है दूरबीन में। अच्छा, तो लिथोट्रिप्सी की बात जैसे है, तो इससे फायदे क्या होते हैं इस विधि के? लिथोट्रिप्सी जो है ना, नॉन इन्वेजिव हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, कोई छेद भी नहीं होता, जी ऊपर ऊपर से ही आपने शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे जाके इसका फुल फॉर्म है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। जी अगर ESWL आप सर्च करेंगे तो उसमें पूरा मेथड आ जाता है, एक मशीन होती है, उसमें से आप पेशेंट को लेटा दिया जाता है, कोई बेहोश नहीं करना, कोई ऑपरेशन नहीं करना, स्टोन को आपने फोकस किया स्क्रीन पे, ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें से लेजर ये बीम्स निकलती हैं शॉक वेव्स की, वो सीधे स्टोन पे पड़ती है, स्टोन चूरा हो जाता है, तुरंत के तुरंत चूरा हो जाता है। हाँ, चूरा निकलने में जरूर समय लगता है, चूरा निकलने में 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, वो धीरे धीरे यूरिन में मिक्स होके स्टोन का जो पाउडर है वो निकलता रहता है। सर, फिर अब 15 दिन बाद है, जी अगर ये 15 स्टोन निकल जाता है, तो क्या फिर दोबारा स्टोन फॉर्मेशन होने की संभावना रहती है या नहीं रहती है? नहीं, इसका अभी जैसे हमने तोड़ के उसको चूरा पाउडर कर दिया, उसके पेशेंट को तुरंत 2 घंटे बाद घर भेज दिया, उसके बाद हम पेशेंट को 15 से 20 दिन बाद फिर दोबारा बुलाते हैं, जी उसका एक्सरे पे चेक करते हैं कि कोई पार्टिकल रह तो नहीं गया। अगर कोई पार्टिकल हमें दिखता है कि दिख रहा है बचा हुआ, तो हम उस पर दोबारा वो शॉक वेव्स लगा देते हैं, क्योंकि उसमें 15 से 20 मिनट, आधा घंटा टाइम लगता है, उसमें पेशेंट से दोबारा चार्ज भी नहीं लिया जाता, उसी चार्ज में सेकंड सिटिंग कहते हैं कि सेकंड सिटिंग या थर्ड सिटिंग की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो पेशेंट को 2 से 3 बार आना पड़ सकता है लिथोट्रिप्सी में। और इसका लिमिटेशन फायदा यही है कि भाई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई छेद नहीं हुआ, आप तुरंत घर चले गए, अगले दिन से अपना काम कर सकते हैं, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, कोई ब्लीडिंग का चांस नहीं, सेफ है। और अ, जी। सर, एक इसमें सवाल आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं कि किडनी, अभी अभी हम लोगों ने यूरेटर में पथरी की बात की थी, तो सर इन दिनों ये देखा जा रहा है कि किडनी स्टोन से ज्यादा यूरेटर में पथरी के मामले सामने आने लग गए हैं। तो हाँ सर एक सवाल हमारा ये है कि यूरेटर स्टोन गुर्दे में होने वाली पथरी से क्या ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और जी, यूरेटर स्टोन किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है? किडनी स्टोन के प्रारूप में परिवर्तन आने का ये क्या मुख्य कारण है? इसके लक्षण क्या होते हैं? जरा इसके बारे में। यूरेटर में ऐसा होता है, बनते सारे किडनी में ही है स्टोन, किडनी अच्छा। में बने और किडनी से बन के फिर यूरेटर में आके गिर जाते हैं। अब क्या होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कई पेशेंट्स का किडनी के अंदर 4-5 mm का बना, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता किडनी में ही पड़ा रहा, वो 10 mm का हो गया, 15 mm का हो गया, किडनी के अंदर ही 20 mm हो गया, 25 mm हो गया। और कई लोगों का क्या होता है, 5-6 मिलीमीटर का हुआ या 7 मिलीमीटर का हुआ, वो खिसक के, किडनी से खिसक के यूरेटर में आके फंस गया। अब जब जी फंस जाता है तो हम लोग ये देखते हैं किडनी में कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कितनी है, और अगर
ज्यादा लंबे समय तक हाइड्रोनेफ्रोसिस रहती है, जैसे कि 4 हफ्ते तक हम लोग वेट कर सकते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस में, लेकिन अगर 4 हफ्ते से ज्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी में है तो वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए यूरेटर वाले स्टोन में लंबे समय तक हम नहीं छोड़ सकते कि भाई हम 1 साल तक। अब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं होम्योपैथिक का इलाज कर रहे हैं साहब, कितने साल से कर रहे हैं? 1 साल से कर रहे हैं। पथरी कहाँ फंसी हुई है? 15 mm की पथरी है, यूरेटर में फंसी हुई है। अब 15 mm की पथरी निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो यूरेटर का साइज ही 15 mm का नहीं है। यूरेटर का साइज तो 5-6 मिलीमीटर का है। आप उसमें 15 mm की पथरी फंसी है और होम्योपैथिक के इलाज से दवा खाते जा रहे हैं, 1 साल से हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ती जा रही है, किडनी डैमेज हो गई 1 साल में। तो समय अगर बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे, 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक तो चल जाता है, ज्यादा ज्यादा 2-3 महीने चल जाएगा, बट उसके बियॉन्ड फिर किडनी खराब हो जाते हैं, खराब होने का डर रहता है। तो हम लोग ये देखते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के, तो जो भी पथरी के मरीज है उनको मैं यही हिदायत देना चाहता हूँ कि जब भी पथरी हो तो हर महीने या हर दूसरे महीने अपने डॉक्टर को दिखाएं और साथ में अल्ट्रासाउंड भी कराएं, उसकी पोजीशन जानते रहें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत आसान तरीका है, ज्यादा खर्चा नहीं होता, 700-800 रुपए में अल्ट्रासाउंड हो जाता है आजकल। आप गए 1 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं, वो आपने चेक कर लिया मेरी किडनी में स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं। आप डॉक्टर साहब के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब डेंजरस तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं हो रही, आप वेट कर सकते हैं। अब उसने देखा नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो आपकी बढ़ गई है, पहले से किडनी में स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, स्टोन का साइज बढ़ गया है, तो आप उसको निकलवा लीजिए। तो ये बड़ा आसान है। तो इसलिए जो है फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप का मतलब रेगुलर अल्ट्रासाउंड से चेक करते रहे। सर, अगर यूरेटर में 6 mm की पथरी है और उसको दर्द भी होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? अगर दर्द नहीं होता है, आपने पूछा, या दर्द होता है? दर्द होता है। दर्द होता है तो पहली बात तो हम उसको दवाई देते हैं दर्द की, और उसके बाद दवाइयां देते हैं निकलने की, और 2 से 3 हफ्ते बाद अगर उसको आराम नहीं मिल रहा है और दर्द लगातार होता है बीच बीच में, तो हमारा अगला स्टेप होता है उसको सीटी स्कैन करते हैं, प्लेन सीटी स्कैन। प्लेन सीटी स्कैन जो है मुश्किल से 10 मिनट का टेस्ट होता है और 1-2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। सीटी स्कैन का फायदा यह है कि पहले जमाने में आईबीपी का टेस्ट करते थे, बड़े बड़े इंजेक्शन लगाते थे और 5-6 एक्सरे खींचते थे स्टोन के पेशेंट में, वो बड़ा पेनफुल होता था, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाते थे। अब सीटी स्कैन में क्या है, कोई इंजेक्शन नहीं देना, आपने मशीन के नीचे पेशेंट गया और 10 मिनट के अंदर सीटी स्कैन हो गया, 1-2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। उसमें फायदा क्या है सीटी स्कैन में? एक तो खर्चा ज्यादा नहीं है, दूसरी चीज यह है कि सीटी स्कैन में एग्जैक्ट साइज आ जाता है। अल्ट्रासाउंड में अगर वो 6 mm बता रहा है तो हो सकता है सीटी में वो 5 mm बताए, 1-2 मिलीमीटर कम ज्यादा हो सकता है। तो वो सीटी स्कैन का साइज ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है अल्ट्रासाउंड के मुकाबले। अल्ट्रासाउंड मोटा मोटा काफी हद तक लगभग सही बताता है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड की एक्यूरेसी 98% है तो सीटी की एक्यूरेसी 100% होती है। तो पहले तो हम एग्जैक्ट साइज जानना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में एग्जैक्ट साइज पता लग जाता है स्टोन का, हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में पता लग जाता है। फिर अगर वाकई 6 mm का स्टोन है तो हम लोग पहले दवाई से उसको ट्राई करते हैं। कुछ दवाइयां हैं जो यूरेटर को चौड़ा कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं, उससे यूरेटर चौड़ा हो जाता है। और 6 mm का स्टोन आप मान लीजिए 60-70% चांस है दवाई से निकल सकता है। हम लोग 4 से 6 हफ्ते तक दवाई ट्राई करते हैं। अगर 6 हफ्ते में भी नहीं निकलता तो फिर उसको दूरबीन से, लेजर से निकाल देते। सर, हम अब प्रोस्टेट के बारे में बात करें, उसकी समस्या भी आजकल पुरुषों में बड़ी कॉमन हो गई है। तो सर, प्रोस्टेट ग्रंथि का शरीर के लिए क्या महत्व होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि कैसे पता चलेगा कि प्रोस्टेट की समस्या मुझे है, इसका कारण क्या होता है कि साइज बढ़ जाता है, तो जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, प्रोस्टेट जो है पुरुषों में पाई जाती है और ये की ग्रंथि, ग्लैंड है, ग्रंथि कह दीजिए उसको। तो हमारे बॉडी में तरह तरह के स्ट्रक्चर हैं, तरह तरह की ग्रंथि है, जैसे थायराइड ग्रंथि होती है, पैरोटिड होती है, यहाँ पे थायराइड होती है। इसी तरह से पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब की थैली के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ग्रंथि होती है। ये सारे जेंट्स में होती है, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद ये साइज में बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जेंट्स में, वो हार्मोन हम लोग के ब्लड में सर्कुलेट करता है
और जो प्रोस्टेट के अंदर की जो सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आफ्टर एजिंग, वो एजिंग प्रोसेस समझ लीजिए, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। नॉर्मल साइज जो है 25 ग्राम होता है। अब धीरे धीरे 50 साल की उम्र के बाद किसी का 28 ग्राम हो जाता है, किसी का 29 ग्राम हो जाता है, किसी का 40 ग्राम भी हो सकता है, किसी का 50 ग्राम भी होता है। जी इससे जी हम लोग ज्यादा कंसर्न नहीं रहते कि कितना साइज है, हम लोग ये देखते हैं कि वो कष्ट कितना दे रही है। और चूंकि अगर किसी को सिर्फ ग्रंथि अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है और उसको कोई कष्ट नहीं है, तो हम जी लोग कहते हैं ये जेंट्स में, पुरुष में पाई जाने वाली नॉर्मल ग्रंथि है, इसके लिए आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो ये एक इसका नॉर्मल वो है। इसका फंक्शन जो है यंग एज में होता है, जब आदमी फर्टाइल एज में होता है, जब उसके जो जेंट्स में जो सीमेन बनता है उसमें इसके सिक्रीशन प्रोस्टेट से निकल के, वो सीमेन का कुछ पार्ट प्रोस्टेट का सिक्रीशन भी होता है, तो वो जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें ये काम आते हैं इसके सिक्रीशंस। सर एक सवाल आ रहा है, एक अंकिता श्रीवास्तव, हालांकि आपने जवाब तो दे ही दिया है। उनका कहना है कि सर अगर किडनी स्टोन जिनको है और अगर साइज नॉर्मल है तो वो क्या करें कि वो साइज बढ़ने ना पाए। साइज बढ़ने ना पाए। जी हाँ, तो अब पहले हम देखते हैं साइज एग्जैक्टली है कितना। अगर 6 mm से छोटा है तो हम दवाई से ट्राई करेंगे, और ऐसी दवाइयां देते हैं जैसे हमने कहा जिसमें विटामिन सी की, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो क्रिस्टल साइज को डिसॉल्व करते हैं। तो हम ऐसे सिरप आ गए हैं जिनमें कि पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, साइट्रेट भी होता है, और वो स्टोन को डिसॉल्व होने में हेल्प करते हैं और नए स्टोन बनने से रोकता है। एक तो इस तरह की चीजें जिसमें विटामिन B6 हो, और कुछ पोटेशियम मैग्नीशियम साइट्रेट वाले सिरप है वो देते हैं। जैसे मैंने परहेज हमने आपसे डिस्कस किया, वो परहेज बताते हैं। और जी कुछ कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाइयां भी ट्राई करते हैं छोटे स्टोन में, उसमें भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम तो खुद ही कहते हैं कि 6 mm से स्टोन, छोटे स्टोन तो चाहे कोई भी दवाई हो, चाहे हम लोग की एलोपैथिक की दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक की हो, इसका सीधे सीधे साइंटिफिक वो है कि एनी स्टोन लेस देन 6-7 मिलीमीटर कैन बी रिमूव्ड विद मेडिसिन, क्योंकि वो उसका साइज इतना छोटा है कि वो अपने आप उस ट्रैक से निकल जाएगा। लेकिन अब कोई कहे कि मैं 15 mm की स्टोन में होम्योपैथिक से निकाल दूंगा, तो उससे हम एग्री नहीं करते हैं, उसमें फिर पेशेंट का नुकसान हो सकता है। सर एक सवाल यहाँ मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसके उसके कारण कितने तरह की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं जी, और बहुत उसका बढ़िया। उपचार कैसे किया जाएगा। तो पहले तो हम प्रोस्टेट के सिम्टम आपको बताते हैं क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जो जी 50 साल की उम्र के बाद, जैसे 55-60 साल की उम्र के बाद कुछ मरीज जिनके प्रोस्टेट बढ़ जाती है, तो आप ये मान लीजिए लगभग 20 से 25% लोगों में ये जी पेशाब की दिक्कतें शुरू हो जाती है। सब में नहीं दिक्कत होती है, प्रोस्टेट तो सबके बढ़ना है, मेरे भी बढ़ेगा, आपके भी बढ़ेगा, जितने जेंट्स हैं 50 साल की उम्र के बाद साइज में बढ़ जाएगा। बट दैट जी डजंट मीन कि उसको पेशाब में दिक्कत होगी। हो सकता है कोई दिक्कत ना हो अगले 80 साल तक, 80 साल की उम्र तक कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जी अगर उसको पेशाब में दिक्कत हो रही है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहला है पेशाब रुक रुक के आना, यूरिन का फ्लो कम हो जाना, धीमे धीमे आना, बार बार लगता है, और एक बार में पूरा फुल फ्लो से यूरिन नहीं निकल पाता। उसकी वजह से उसको फीलिंग बनी रहती है बार बार होने की। रात में भी उठना पड़ता है, कई बार 2-2 3-3 बार पेशेंट को जाना पड़ता है, रात में 4 जी बार जाना पड़ता है। यूरिन में जलन होना, यूरिन में कभी कभी रेयरली ब्लड भी आ सकता है इसकी वजह से। तो प्रोस्टेट के सिम्टम, सबसे जो मुख्य सिम्टम है कि यूरिन खुल के ना आना, बहुत रुक रुक के आना, और पेशाब करने में समय ज्यादा लगना, टाइम लगता है, धीमे धीमे आ रहा है। जैसे नॉर्मल इंसान को 30 सेकंड लगता है, तो प्रोस्टेट वाले मरीज को 4-4 5-5 मिनट लग जाता है यूरिन पास होने में। धीमे धीमे आ रहा है, वो खड़ा हुआ है बाथरूम में, दूसरों के मुकाबले उसको समय ज्यादा लगता है, और रात में बार बार उठना, 4-5 बार उठता है। तो ये सब सिम्टम है। तो अगर ये इस तरह के सिम्टम हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। फिर हम लोग एक टेस्ट कराते हैं, PSA टेस्ट। तो 2 टेस्ट बहुत जरूरी है, एक अल्ट्रासाउंड, एक PSA। अल्ट्रासाउंड से क्या पता लगता है? अल्ट्रासाउंड से प्रोस्टेट का साइज पता लग जाता है कितने ग्राम का है, और ये देखते हैं हम लोग रेजिडुअल यूरिन कितना है।
रेजिडुअल यूरिन मतलब कि यूरिन पास करने के बाद ब्लैडर के अंदर कितना रह गया है, इसको हम लोग रेजिडुअल यूरिन कहते हैं, जो कि लेस देन 80 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी का रेजिडुअल यूरिन अगर 80 ml के नीचे है तो वो नॉर्मल है, बट किसी का रेजिडुअल यूरिन मतलब पेशाब करने के बाद अंदर कितना ब्लैडर में बचा हुआ है, अगर वो 150 ml है या 200 ml है, इसका मतलब प्रोस्टेट ने काफी रुकावट कर रखी है। फिर दूसरा टेस्ट होता है पीएसए। पीएसए टेस्ट, ये प्रोस्टेट में कुछ लोगों को कैंसर भी हो जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग ब्लड में एक टेस्ट होता है सीरम पीएसए, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं पीएसए। अगर वो 4 के नीचे है तो चिंता की कोई बात नहीं, बट अगर वो 4 के ऊपर है तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा कुछ टेस्ट कराते हैं। दूसरा यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट होता है, यूरोफ्लो में हम लोग यूरिन का फ्लो मेजर करते हैं। तो इन सब टेस्ट से हम लोग देखते हैं कितना सीरियस है। अगर उसका यूरिन बहुत ज्यादा है और उसमें अल्ट्रासाउंड में आ रहा है किडनी में स्वेलिंग आ रही है, रुकावट की वजह से किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं बैक प्रेशर चेंजेस, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रही है प्रोस्टेट की वजह से, तो वो खतरनाक हो सकती है। या किसी का पीएसए बढ़ने लगता है, पीएसए ज्यादा है, तो वो भी खतरनाक हो सकता है। सर एक अभी आपने इसकी बात की पीएसए की, तो एक सवाल हमारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही एक दर्शक ने भेजा था, ये गोरखपुर से है उपनिषद, इन्होंने अपने पिताजी की एक समस्या भेजी है। वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी की उम्र लगभग 84 साल है, उनकी प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी जो अभी अंदरूनी हिस्से में था, लखनऊ के किसी सरकारी संस्थान में किया, चिकित्सा संस्थान में किया गया था। ये 29 मार्च बता रहे हैं, डेट भी लिख रखी है कि 2019 को की गई। सर्जरी के लगभग होने के बाद 2 वर्ष का समय हो चुका है। पीएसए और जांचें जितनी भी हुई है, यहां तक कि उनकी जितनी जांचें और हेल्थ चेकअप होता है टोटल, वो उनका सब सामान्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या उनकी है कि यूरोफ्लो की भी जांच हुई, वो भी सामान्य निकली, मूत्र भी ब्लैडर में होल्ड नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इनका हमेशा मूत्र टपकता रहता है, जिसकी वजह से इन्हें डायपर लगाना पड़ता है। और अभी लगभग 1 वर्ष से नाभि का घेरा लिए हुए इनका पेट भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए इन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी था, और वरिष्ठ डॉक्टर कहने पर एसआर भी देखे तो बताया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब पेट इनका ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि सर इसके लिए हम क्या करें कि यूरिन रुके और ये जो पेट की प्रॉब्लम है जो बढ़ रहा है ये ठीक हो। नहीं, इसका पहले हम ये इनसे जानना चाहेंगे कि सर्जरी किस प्रकार की हुई है, क्योंकि जो कैंसर प्रोस्टेट में जो सर्जरी होती है वो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी एक ऑपरेशन होता है, जिसमें कि प्रोस्टेट और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट के पूरा जड़ से कैंसर निकाल देते हैं, और साथ में लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं आसपास की गिल्टियां। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन होता है। एक तो रेडिकल सर्जरी होती है, या कई बार कुछ लोग दूरबीन का ऑपरेशन कर देते हैं, जो कि पुराने जमाने में किया जाता था। आज के जमाने में रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी का ऑपरेशन किया जाता है, और ये दूरबीन वाला ऑपरेशन कैंसर के पेशेंट में नहीं किया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने दूरबीन का ऑपरेशन किया हो, क्योंकि दूरबीन के ऑपरेशन में अगर कैंसर के पेशेंट में आप दूरबीन का ऑपरेशन करा रहे हैं, तो ये वाल्व कैंसर वाले मरीजों में जो यूरिन कंट्रोल करने का वाल्व होता है वो ऑलरेडी वीक होता है। तो जब आप दूरबीन से निकाल देते हैं तो वाल्व और ज्यादा वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से ये पेशाब टपकता है, जिसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं। तो क्या ये पता लग सकता है कि इनका कौन सा ऑपरेशन हुआ? रेडिकल जो अपनी बात में इन्होंने ये भी रखी थी कि ये सर्जरी जो है ये ओपन सर्जरी हुई थी, दूरबीन से नहीं हुई थी। अच्छा जी, ये इन्होंने बताया। हाँ, नहीं, अब ओपन सर्जरी में भी क्या होता है कि 2 प्रकार की होती है। एक तो जो बेनाइन प्रोस्टेट में ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी करते थे कि प्रोस्टेट निकाल दिया, उसका कैप्सूल छोड़ देते थे, उसमें भी ये यूरिन टपकने वाला जो यूरिन कंट्रोल करने वाला वाल्व होता है वो डैमेज हो सकता है। और दूसरा होता है कि रेडिकल सर्जरी, जो कि इस प्रोस्टेट कैंसर में आइडियल मानी जाती है, और आजकल तो वो रोबोट से कर रहे हैं, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं इसको। और सबसे असरकार और सटीक सर्जरी इसी में होती है, रोबोट वाले में। स्पेशली कैंसर की बात कर रहे हैं प्रोस्टेट में, बेनाइन प्रोस्टेट अलग चीज हो गई।
जो कैंसर प्रोस्टेट में सर्जरी होती है वो रोबोटिक से करानी चाहिए। और जब से रोबोटिक सर्जरी इसमें आई है कैंसर प्रोस्टेट में, तो ये जो यूरिन टपकने की समस्या कम होगी। खैर, अब हम मान लें कि चलो ये वीक है। सर का एक जवाब आ रहा है कि रेडिकल सर्जरी हुई थी, जैसा ये बता रहे हैं। अच्छा, रेडिकल सर्जरी हुई है। तो रेडिकल सर्जरी में कभी ऐसा हो सकता है कि वॉल्व वीक हो जाए, तो ये दवाई से और एक कुछ एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं, कीजल एक्सरसाइज होती है, पेल्विक फ्लोर की मसल की एक्सरसाइज होती है, प्लस कुछ दवाइयां देते हैं। कितने कब हुआ है ये, इनका ऑपरेशन कब हुआ है? 2 साल हो गया सर। इन्होंने डेट तो लिखी थी 29 मार्च 2019। तो इनको हम एक दवाई बता रहे हैं, एक डेप्सोनिल नाम की दवाई आती है, अगर ये सुन रहे हैं तो एक दवाई आती है डेप्सोनिल, जो कि हम लोग 50 mg की देते हैं, एक गोली रात में। ये कम से कम 6 महीना खानी पड़ेगी। इससे थोड़ा वाल्व का कंट्रोल बेटर हो जाता है। दूसरा, इनको पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से सीख लें या यूट्यूब पे देख लें, कीजल एक्सरसाइज होती है, कीजल एक्सरसाइज ये यूट्यूब पे सीख लें एक्सरसाइज। और ये डेप्सोनिल हमने एक दवाई बताई है, डेप्सोनिल, ये 50 mg की होती है, एक बार देनी है 6 महीने तक। काफी हद तक चांस है कि इनका 6 महीने के अंदर ये जो यूरिन टपक रहा है काफी हद तक ठीक हो जाएगा। सर, मैं उपदेश से आग्रह करूंगा कि अगर इन्हें कोई समस्या हो तो ये सीधे आपसे संपर्क करें। संपर्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 9 से 10 के बीच में ये हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। जी सर, एक सवाल और मैं ले रहा हूँ, लखनऊ से विनोद जी ने भेजा था। उनका कहना है कि ब्लेडर में कम यूरिन होने पर भी दिमाग को सिग्नल मिलता है कि नहीं, यूरिन जाना ही है, और खास तौर पे रात में इन्हें कई बार जाना पड़ता है। कह रहे नियंत्रण नसों पर बड़ा कम हो रहा है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप कम पानी पिए, जिसकी वजह से कि ये और ये न जाना पड़े, लेकिन ये कह रहे सर इससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो सर इसके लिए 1 मिनट, हमारा सिग्नल चले गए हैं। अच्छा, जी जी जी। तो सर विनोद जी का सवाल अभी मैंने आपसे जिक्र किया था। अच्छा, तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें आपकी फेस नहीं दिख रही है इसमें। जी आप बताएं। नहीं, हमारा फेस आ रहा है आपको? हाँ, एकदम क्लियर सर जी, आपकी बात आ रही है, बताएं। ओके जी। तो नहीं, ऐसा है कि दिमाग में सिग्नल रहता है कि जाना है, जाना है जी। नहीं, तो एक ये है कि जो इस तरह की फीलिंग है जिसे हम कहते हैं अर्जेंसी, जी, कि हमें फीलिंग बनी हुई है कि यूरिन जाना है। तो इसमें हम लोग 2-3 चीजें करते हैं। पहले तो ब्लड शुगर रूल आउट कर लेते हैं कि जो कहीं ऐसा तो नहीं इनको शुगर हो गई है। तो डायबिटीज के पेशेंट में ऐसा होता है, और स्पेशली जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती है तब ऐसा होता है कि शुगर एकदम से बढ़ जाती है, और यूरिन की जो बार बार फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी और ये सिग्नल लगा रहता है। दूसरा, कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से ये फीलिंग बनी रहती है इन्फेक्शन की वजह से। तो उसके लिए इनको कुछ बेसिक टेस्ट कराने चाहिए, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, कि कहीं पेशाब में, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा, अपनी ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। और तीसरा, इनकी उम्र कितनी बताई आपने? इसमें सर उम्र का जिक्र नहीं है, लेकिन 60 प्लस है ये। 60 प्लस है। तो 60 प्लस में क्या होता है, प्रोस्टेट की वजह से भी ये इस तरह के सिम्टम हो जाते हैं जो हमने बताया था। प्रोस्टेट में यूरिन रुक रुक के तो आता है, प्लस कई लोगों में यूरिन बार बार जाना पड़ता है, यूरिन रात में भी जाना पड़ता है, यूरिन की फीलिंग बनी रहती है। वो प्रोस्टेट के रुकावट की वजह से ऐसा होता है। तो इनको यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट होना चाहिए। तो कुछ टेस्ट होने चाहिए, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, यूरोफ्लोमेट्री, सीरम पीएसए, अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक टेस्ट इनको कराने चाहिए। और अगर प्रोस्टेट का कारण है तो प्रोस्टेट की दवाई आती है जिससे कि प्रोस्टेट का साइज घट जाता है। वो धीरे धीरे इस तरह के सिम्टम 3-4 महीने में नॉर्मल हो जाते हैं। सर, अभिषेक भटनागर, सूर्य शुक्ला, कई दर्शक हमारे ये पूछ रहे हैं कि सर कौन से ऐसे प्रिकॉशन लिए जाएं कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या न होने पाए। नहीं, ये तो एजिंग प्रोसेस है। प्रिकॉशन से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं रोक सकते आप, पहली बात। लेकिन हाँ, प्रोस्टेट के सिम्टम कम हो, प्रोस्टेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा समय के साथ, उम्र के साथ। जैसे जैसे आप 50-60 साल, 65 साल, 70 साल के होंगे, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट तो होना ही होना है। लेकिन क्योंकि वो एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है,
लेकिन उसके सिम्टम कम से कम हो, उसके लिए यह है कि अपना वेट कम रखें, वेट ओवर वेट ना हो, मॉर्निंग वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और कोई जरूरी नहीं है जिम जाएं, आप सिर्फ वॉकिंग कर लें, ब्रिस्क वॉक करें, रोज कम से कम 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, और ऑयली चीजें ना खाएं, फैटी चीजें ना खाएं, और शुगर कम लें। शुगर से भी कहते हैं कि इसके प्रोस्टेट के सिम्टम ज्यादा होते हैं। लो शुगर डाइट, लो सॉल्ट डाइट, रेगुलर वॉक, और अपना वेट बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होने चाहिए। और एक लाइकोपीन एक दवाई आती है जिसमें कि देखा गया कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट थोड़ा सा 19-20, लेकिन बहुत इफेक्टिव दवा अभी ऐसी कोई नहीं निकल पाई है कि जिससे हम कहें कि दवाइयां तो हैं, लेकिन दवाई तभी हम लोग देते हैं जब पेशेंट को कोई यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, अन्यथा हम लोग दवाई नहीं देते, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। सर। हाँ, अगर जी। प्रोस्टेट बढ़ने के साथ पेशेंट को दिक्कत आ रही है यूरिन पास करने में, तो हम प्रोस्टेट की दवाइयां देते हैं। उन दवाइयों से प्रोस्टेट साइज कम भी हो जाता है, लेकिन सबको नहीं देते वो दवाई। जिनको पेशाब करने में दिक्कत है उन्हीं में दवाइयां दी जाती। सर, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है, जी। ये सर कैसे फैलता है और हम कैसे जानेंगे कि हमें प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है? और अगर प्रोस्टेट कैंसर का इलाज समय से हम शुरू कर दें, तो क्या ये परमानेंट रूप से ठीक हो जाता है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है, जी। इसके सिम्टम बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जैसे बेनाइन प्रोस्टेट के होते हैं, जी। सिंपल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के। 50 साल की उम्र के बाद होगा, अगर होता है तो। 50 साल से कम उम्र में प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता है, बिल्कुल संभावना नहीं है। जी। 50 साल की उम्र के बाद ही होता है। सिम्टम वही है, यूरिन रुक रुक के आना, यूरिन बार बार आना, यूरिन में जलन होना, यूरिन में ब्लड आ सकता है, या रात में ज्यादा जा रहे हैं, तो सिम्टम बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसको हम लोग बीपीएच कहते हैं, और कैंसर प्रोस्टेट, दोनों के बीपीएच के सिम्टम और कैंसर प्रोस्टेट के सिम्टम सेम है। तो पेशेंट जज नहीं कर पाएगा कि मुझे कैंसर हो रहा है या बेनाइन प्रोस्टेट हो रहा है। वो जी। हम जब डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अपने जांच करता है, फिंगर से एग्जामिन करता है, जिसको हम लोग डीआरई का टेस्ट कहते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल का मतलब यहाँ पे फिंगर से है। वो पेशेंट को लेटाकर फिंगर से प्रोस्टेट फील करता है, और प्रोस्टेट का साइज प्लस उसमें ये देखता है कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है फील करने पे, क्योंकि जिनको कैंसर डेवलप हो रहा था उनका प्रोस्टेट हार्ड हो जाता है, नॉर्मल सॉफ्ट होता है प्रोस्टेट। तो फिंगर एग्जामिनेशन से यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन कर लेगा। दूसरा, वो पीएसए का टेस्ट कराएगा। अगर पीएसए 4 के ऊपर आता है तो कैंसर का डाउट हो जाता है। तो कुछ कभी कभी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन से भी पीएसए बढ़ जाता है, तो पहले वो इन्फेक्शन की दवाइयां देता है, और पीएसए को 2-3 बार रिपीट करते हैं हम लोग कि पीएसए वाकई 4 के ऊपर है। किसी का 10 आता है, किसी का 8 आता है, तो एक पीएसए की रीडिंग पे हम सीधे नहीं जज करते कि इसको कैंसर हो गया है। अगर पीएसए लगातार बड़ा हुआ चल रहा है तो हम लोग फिर प्रोस्टेट में बायोप्सी करते हैं या एमआरआई करते हैं, और उससे हम लोग फिर फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को कैंसर हुआ है या नहीं सर, हुआ। सर हमारा समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जी। लगभग समाप्ति की ओर है। सर, जी। अंत में एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे। ये देखा गया है कि जब प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी की जाती है, तो कुछ लोगों को ये होता है कि मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंच जाता है। तो सर, ऐसा क्यों होता है और क्या ये सर्जरी मूत्राशय नियंत्रण की दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दे सकती है? नहीं, देखिए, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है या कैंसर वाला है। अगर बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है तो ये मान के चलिए 80 से 90% पेशेंट दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। जी। बेनाइन वाले में, बेनाइन का मतलब जो नॉन कैंसरस। जी। तो नॉन कैंसरस प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, अगर उसकी वजह से पेशेंट को पेशाब में दिक्कत है, तो आजकल इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं कि 80 से 90% पेशेंट में दवाई से ही प्रोस्टेट का साइज घट के नॉर्मल आ जाता है। और वो, हाँ, बस ये दिक्कत है कि दवाइयां लंबे समय तक खानी पड़ सकती हैं, 5 साल भी खानी पड़ सकती हैं, 10 साल भी खानी पड़ सकती हैं। लेकिन बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दवाइयों से 80 से 90% चांस है कि दवाइयों से ठीक हो जाता है। इसलिए बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में
प्रोस्टेट की सर्जरी, चाहे वो लेजर सर्जरी ही ना हो, क्यों ना हो, नहीं करानी चाहिए। क्योंकि अगर ये जो सर्जरी होती है, चाहे किसी भी प्रकार की है, दूरबीन की सर्जरी है या लेजर सर्जरी है, तो इसके अपने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन इन बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, बीपीएच। ठीक है। दूसरा होता है कैंसर प्रोस्टेट। इसमें हम लोग रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं। रेडिकल सर्जरी जो है आजकल रोबोट से करी जाती है, और इसकी रोबोट सर्जरी के वजह से इस तरह के जो दिक्कतें आप बता रहे हैं, कैंसर प्रोस्टेट की सर्जरी में यूरिन लीकेज होना, यूरिन की कंट्रोल की शक्ति कम होना, ये इस तरह की चीजें बहुत कम हो गई हैं रोबोट आने के बाद, क्योंकि रोबोट से ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो इसलिए हाँ जी। अब हमें कार्यक्रम को समाप्त करने का संकेत मिल रहा है, तो हर आदमी समय की सीमा में बंधा हुआ है। नहीं, तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि यदि आपकी कोई समस्या अभी भी रह गई है और आप हमारे डॉक्टर से संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और डॉक्टर का नाम लिखकर भेज दें। हम आपके सवाल लेंगे और डॉक्टर साहब से उसका जवाब भी आप तक भेजेंगे। हमारा ईमेल है jubileeposthealth@gmail.com। अगले रविवार यानी 21 फरवरी 2021 को किडनी डिजीज, खासकर एडल्ट किडनी डिजीज से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी बड़े ही सरल भाषा में आपको दी जाएगी। हमारे साथ होंगे अपोलो अस्पताल हैदराबाद के वर्ल्ड क्लास नेफ्रोलॉजिस्ट और रेनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय मित्रा। डॉक्टर राजेश, आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बाद भी हमारे लिए समय निकाला, और जब मैंने आपसे कोशिश की कंसल्ट करने की, पता चला आप ऑपरेशन में व्यस्त रहे, इसके बावजूद भी आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले रविवार 21 फरवरी को हम फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए ओम दत्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।